बता ऐसा ना कीजो अगले जन्म है बिटिया ना कीजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने से कुतुब ऑनलाइन आपके सामने इसलिए है कि आज लाहौर में शदीद बारिश थी और इस शदीद बारिश में सुबह से लेके आज इस वक्त शाम तक मगरिब हो चुका है, रात हो चुकी है कि दो बच्चियां जो हैं ये गवर्नर हाउस के सामने बैठी किसी एहतजाज में हैं और एक बच्ची जो है इसकी गोद में एक बहुत छोटी 6, 7, 8, 9 माह की जो है वो बेटी भी है। सुबह से ये यहाँ पे बैठी हैं, बारिश यहाँ पे हुई है। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौन सही और कौन गलत है, लेकिन इस कौम की, इन हुक्मरानों की बेहिसी ये है कि सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई इनकी दादरसी को नहीं आया। जब तक इनकी दादरसी को मीडिया यहाँ नहीं पहुँचा, किसी ने इनकी दादरसी करने की ना हामी भरी ना यहाँ तक आया। आज अगर मीडिया इनकी दादरसी को यहाँ पहुँचा तो उसके बाद लोगों में कुछ हलचल पैदा हुई कि शायद इनके मुतालबात या शायद इनकी बात गलत या जायज़ कोई भी सुनने के लिए यहाँ पे ज़रूर आए। इस माँ से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आप कहाँ से आई हैं? गुजरावाला से हूँ, लेकिन इधर 10 माह हो गया लाहौर में रह रही हैं। लाहौर में रह रहे? और क्यों आई हैं आप? सर यह कि गुजरावाला में बात करते करते हमारी इतनी हाईलाइट हो गई थी, हमें अपनी जान के ला लेते। पहले तो ये अपने वालिदैन से और भाइयों से। वो मारना चाहते हैं? हाँ जी। आपको? क्यों मारना चाहते हैं? हमारी अम्मी जो है बिलोंग रखती हैं सिंध से और सिंध में औरत को बेचा जाता है। वो कहती है तुमको तो फिर अच्छी हो, हमारे यहाँ तो औरत को बेचा जाता है। वो तुम्हें बेचेंगे? कहते हैं, लेकिन सिंध में जहाँ से मैं आई हूँ ना उधर औरतों को बेचा जाता है। हमने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया। और अब्बू हैं वो चौधरी टाइप जेन के मालिक हैं। वो उन्होंने पहले दिन से जब बचपन में ही था ना, दूध का गिलास भाइयों को ला के देना, तो अब्बू ने कहना जितने गिलास पियोगे मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा फी गिलास के बदले। और अगर हमने कहना अब्बू हम दूध पिए, अब्बू ने हंस के कहना तुम तो पराई हो, मेरी है ही नहीं। घर का मकान बनाने में, अब्बू की प्रॉपर्टी में घर की ईंटें हमने उठाई हैं, घर की पेंटिंग मैंने की है, सारी रात जाके घर के सारे काम किए हैं। हम पढ़ना लिखना चाहती हैं और हमारे खानदान की किसी लड़की को भी तकरीबन नहीं पढ़ाया होगा, तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ने नहीं देना। अब्बू ने जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती रुखसती कर दी। आपकी शादी कब की? अब्बू ने जो उनसे तकरीबन 2 साल पहले। किससे की? खुद ही किसी से पकड़ के कर दी। क्या नाम उसका? मैंने उसको देखा भी नहीं था, सलमान शाहिद उसका नाम था। उससे कर दी? हाँ। और वो वहीं पे रहता था गुजरावाला या लाहौर ले आया? गुजरावाला में रहता था। तो 10 माह से आप लाहौर क्यों आई बेटा? गुजरावाला में जो हमने देखा है ना 1-2 दफा लाहौर में, इस बच्ची को लाहौर में चक्कर इन्होंने लगवाया था, जो हमने देखा है ना, तो हमने अपने हिसाब से देखा कि लाहौर की लड़कियों ने गले में दुपट्टे लिए हैं, इधर तो कोई पूछता ही नहीं। अगर अब्बू हमारे दिल में गालियां देते थे जुबान से, फलाने। हमने कहा जब उन लड़कियों को इतनी आजादी हमारी भी लाहौर में जो उनसे बात सुनी। तुम्हारी माँ तुम्हें सेव नहीं करती थी, प्रोटेक्ट नहीं करती? अम्मी ने बल्कि अब भाइयों को आते ही, अब्बू को भाइयों को शिकायतें लगानी, उन्होंने आते ही पाइप टूटी से उतार लेना, मारपीट शुरू कर देनी है। तो अब तुम लाहौर जब आई तो उनको बता कर आई या उनको बताए बगैर आ गई? बताए बगैर। भाइयों की जेब में से चाबी निकाली, 3-3 ताले लगाए हुए थे, ताले खोले और भाग के आ गई। तो यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया? इधर आई थी, हॉस्पिटल के एरिया में बैठी थी, उससे फिर किसी से पूछ पूछ के उन्होंने मैडम आसमा जहांगीर के इदारे तक रसाई करवाई थी। जब उधर गई हैं उस वक्त मेरा 9th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का। उन्होंने कहा था कि हमारे इधर का रूल है कि तुम्हारी डिलीवरी हम नहीं करवा सकते, तुम बाहर से जिधर से मर्जी डिलीवरी करवाओ, डिलीवरी करवा के वापस आना हमारे पास। इन दोनों सिस्टर्स को मैंने कहा तुम इधर ही रहो, मैं वापस चली जाती हूँ, अगर मुझे मारना है तो उन्होंने मार दिया, अगर डिलीवरी करवा दी तो ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी। डिलीवरी तो करवा। तुम्हारा शोहर भी तुम्हारा साथ नहीं देता? तुम्हारा अब्बा भी नहीं देता, तुम्हारे भाई भी नहीं देते? शोहर, वो उसको शोहर ना कहें, उसने पैसा लेके बस जो उन्होंने कहा था वो काम कर दिया था। वालिद साहब ने कहा था? उन्होंने जबरदस्ती शादी की थी, तुम्हारी मर्जी नहीं थी? तुमसे पूछा भी नहीं? तकरीबन ये पूछा था, उन्होंने कहा था हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तो मैंने कहा अगर करनी है तो कर दो। जब शादी कर दी, रुखसतियाँ भी नहीं करते। लड़के को मैंने निकाह के बाद देखा है, निकाह के बाद मुझे मोबाइल की परमिशन नहीं कि तुम अपने शोहर से बातचीत नहीं कर सकती। 7 माह तक रुखसती नहीं करनी, टाइफाइड बुखार मुझे निकाह के बाद 7 माह तक रहा है। मैं दीवारों का सहारा लेके चलती थी, इन्होंने कहा कि नहीं रुखसती करनी। फिर हर दफा ऐसे एक तमाशा लगाना, तमाशे के बाद रुखसती हुई थी। रुखसती के 4 माह बाद जबरदस्ती शोहर ने फिर अब्बू के कहने पे वापस घर में भेज दिया।
घर में जब चौथा महीना चला गया मैं अबॉर्शन भी नहीं थी करवा सकती। जब बच्ची की पैदाइश हुई है इन्होंने जबरदस्ती खुद ही तलाक बेटी अभी कितने महीने की है? 9 माह की है। 9 माह की है। तो इसको पालती कैसे हो? कहाँ से खर्चा आता है? कोई ना कोई दे देता है, कभी किसी ने 500 दे दिया, कभी किसी ने 1000 दे दिया। मैंने फैक्ट्री जॉब की है, ये भी जॉब करती रही है, तीसरी सिस्टर है उसने भी जॉब की है। बस ये है कि हमने तीनों टाइम की इकट्ठी रोटियां बना के रख लेनी है। 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो आलू मिलते हैं, सारी सर्दियाँ सस्ते रहे हैं, उनको उबाल के उसके साथ हमने रोटी खानी है। तकरीबन 1 माह हो गया मकान में हम जिसमें रह रहे थे ना, सारा पैसा हमारा खत्म हो गया था कि वो कहते हैं या किराया दो या मकान खाली करो। जो चंद चीजें थी वो मैंने फेंक दी और खुद हम इधर आ गए। आप लाहौर में बहुत मशहूर हैं आसमा जहांगीर, उनका बहुत बड़ा सेंटर है जो औरतों की मदद करता है। आप कहीं कभी वहाँ गई हैं? 3 माह तक उधर रही हैं। उधर रही हैं? हाँ जी। तो वहाँ कोई मदद नहीं हुई आपकी? उन्होंने जो रूल हमें बताया वो कहते हैं तुम्हारे पास निकाहनामा नहीं है, तुम्हारे पास ID कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, हम तुम्हारा केस कैसे करेंगे। अभी तुम क्या चाह रही हो कि क्या मदद की जाए आपकी? अब ये है कि जब मेरे पास निकाह के पेपर भी नहीं, तलाक के पेपर भी नहीं, तलाक इसने दे दी है, मुझे डिग्री दे, एक औरत को पता होना चाहिए तो तुम कि मैं खुला ले लो। मैं खुला क्यों लूं? जब तलाक इसने दिया, इसने यूज किया, मुझे हक महर के पैसे 3 तोले सोना दे, मेरी बच्ची मसला है, मैं इसके साथ कमा नहीं सकती। अब वो ने जो 6 तोले सोना, गुजरावाला में उस वक्त 6 चैनल्स में आई थी, बात बहुत हाईलाइट थी दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जी मैंने धूमधाम से बेटी की शादी की है। जो जहेज में दिया अबू ने, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज वगैरह सारा कुछ दिया, 6 तोले सोना दिया, वो मेरा मुझे वापस कर दे बस। तो तुम्हारे साथ अब बाप भी नहीं खड़ा हो रहा, भाई भी नहीं खड़ा हो रहा, शौहर भी नहीं खड़ा हो रहा? वो कहते हैं सिर्फ मिन्नतें करते हैं, ऊपर से डायलॉग झाड़ते कि तुम गुजरावाला में एक दफा वापस आ जाओ। गुजरावाला हमें पता है कसाईयों का खानदान है, 10 से चचा का है, मार देंगे। वो कहते हैं तुमने हमारे खानदान की नस्लों में से भी किसी लड़की ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो तुम तीनों ने मिलके उठा दिया। हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको वकील भी देते हैं, हम आपके एक्सपेंसेस भी उठाते हैं। मुझे बताओ हम क्या मदद करें आपकी, किससे मांगे? क्या चाहती हो कि आपकी क्या मदद की जाए? हम चाहते ये हैं कि वो तो चाहते मेरा ID कार्ड बन जाए ताकि मैं कोई जॉब करके, मैंने अपनी पढ़ाई उसने भी जारी रखनी है, हम तीनों ने पढ़ लिख के कुछ बनना है। अब इस वक्त हम वो लेबल लगे हैं ना, पूरा गुजरावाला किसी को नहीं पता कि इनके साथ वो कहते हैं जो भी हैं। हम चाहते हैं पढ़ लिख के इतना बन जाए कि कोई हमारी तरफ उंगली ना उठा सके। तुम क्या चाहती हो कि ये बच्ची जो है वो नहीं खाएगी, नहीं पिएगी, उसकी हाजात हैं, वो कैसे जिंदा वो रहेगी? मर जाए। एक इंसान होता है कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, मैं जब घर से निकली हूँ ना अपने आप को समझा के निकली हूँ। 2 माह तक अपने बाप के पास रही थी। अब तो तुम्हारे पास है, अब तुम इसको क्यों मारोगी? अब मैंने अपनी पूरी सोर्स यूज करके देख लिया, अपनी एनर्जी मैंने सारा दिन सारी रात सड़कों पे कुत्तों की तरह फिर के देख लिया। मैं अकेली इसकी कफालत नहीं कर सकती। लेकिन बच्ची की जिंदगी जो है ये भी तो बड़ी अहम है। मैं कहती हूँ बच्ची मर जाए, क्योंकि हमारा कसाईयों का खानदान है और वो है जिन्होंने हमेशा औरत को पाँव की जूती समझा। इसकी पैदाइश पे मैंने अब्बू के अल्फाज कानों में सुने थे। अब्बू कहते हैं हमारे घर में एक और कनीज की वलादत हुई है। अम्मी कहती है ये जिसका गंदा है उसके दरवाजे पे फेंको। तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत इस वक्त अपने शौहर से है, भाइयों से या बाप से? सबसे, जिसने इस स्टेज तक पहुंचाया। आज मेरा सारा कुछ लूट लिया, मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं 2 माह तक बच्ची के बिगाड़ रही हूँ ना, रातों को सिसक के रोती रही हूँ। मैं कहती हूँ जमीन का ऊपर ये मुझसे तनहा हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं, जमीन के अंदर होगी ना मैं बर्दाश्त। तुम्हारा 1 महीने का कितना खर्चा जो तुम्हें इस वक्त चाहिए जिंदा रहने के लिए? मकान का किराया कितना है? मकान का 6-7 हज़ार तकरीबन मकान का किराया बनता है, और खाने पीने के लिए उसका चाहिए? 3,000 का नूर का खर्चा है, बाकी मेरा रोटी का खर्चा है, कुछ फ्रूट वगैरह, बस यही है। अगर हम तुम्हारे लिए इंतजाम ये कर दें तो तुम ये अपना प्रोटेस्ट छोड़ दोगी? मुझे वो भी हक मिले, कम से कम उनको इसका इंजाम तो पता चले कि जो सा हम किसी औरत को यूज नहीं करना। अगर हम तुम्हारे लिए वो इंतज़ाम महीने भर का कर दें और तुम्हें 6 महीने के भी पैसे दे दें और तुम्हारे लिए वकील भी कर दें जो तुम्हारे लिए लड़े, ये तुम्हें कबूल होगा? अगर ये सब कुछ पहले आप देते हैं, मेरे अकाउंट में इतना पैसा रखवा देते हैं, मुझे पता होता है कि ये केस का ड्यूरेशन है और इतना आपने मुझे मेरा खर्चा दे दिया, फिर ठीक है आप करें। फिर केस लड़ लोगी, बच्ची का ख्याल करोगी? ये तुम्हारी बहन है, छोटी बहन है, मैं इससे बात कर लूँ? बेटा आपका क्या नाम है? हुमा, आपका क्या तराज है? मेरा सिर्फ ये है कि मेरा ID कार्ड मेरा बाप बनाए और मुझे मैट्रिक की सनद दे दे। लेकिन अब्बा ने तो नहीं बनाना ना ID कार्ड, तो नादरा ने बनाना है बच्चे। मैं नादरा में 5 दफ़ा गई हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं अपने बाप का ओरिजिनल ID कार्ड लेके आओ या अपने बाप को खुद लेके आओ, वरना तुम्हारा ID कार्ड नहीं बन सकता। तो तुम इस बात पे गुजरांवाला से घर छोड़कर आ गई? नहीं, गुजरांवाला से हमने जब 6 चैनल्स में आए थे तभी खानदान वालों ने और अम्मी अब्बू ने हमारे जान के हो गए थे कि अब आपको छोड़ना नहीं है।
फिर हमने वहाँ से घर से निकल रही थी। इसकी प्रेगनेंसी जब इसको 9वें माह मार पड़ी थी तब हमने घर छोड़ दिया था। उसके बाद 1 साल हम लाहौर में हैं। तुम्हारे पीछे कोई नहीं आया? नहीं, अब्बू वगैरह मिलने कभी कभी आते थे। अब्बू को पता था ये यहाँ रहती हैं, आए भी हैं, खानदान वगैरह को भी लेके आए कि वापस घर पलट आओ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने नहीं जाना है। 1 साल मैंने यहाँ रह के जॉब की है, स्कूल टीचिंग की है। अब मैंने आगे कोई ज़्यादा वाली सैलरी वाली जॉब लेनी है। FA मेरा कंटिन्यू है। अब मैंने एग्जाम देने हैं और मेरे मैट्रिक की रिजल्ट नहीं है। वो कह कितनी रहे सैलरी चाहिए तुम्हें 1 महीने में? मेरी 4000 सैलरी थी स्कूल में। तो अब तुम क्या चाह रही हो, कितनी मिले? अब तो मेरी उसका नाम क्या, मैं जॉब करूंगी 13 से 14 हज़ार। मुझे अगर मेरा पास ID कार्ड हो तो मेरे पास होगी 13 से 14 तो हज़ार। बेटा यहाँ सड़क पे बैठ के गवर्नर हाउस के सामने तो ये चीजें हल नहीं होंगी ना, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा जाके। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है मेरा ID कार्ड बन जाए। मुझे पता है मैं हर जगह CV देके आई, मैं डन भी होगी, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, तुम अपना ID कार्ड लेके आओ। मैं किस तरह ID कार्ड बनाऊँ? अच्छा, अगर किसी अदारे में आपका इंतजाम कर दिया जाए नहीं, तो मैं जाहिर है उस इदारे- अदारे, आप अदारे में नहीं जाना नहीं, मैं चाहते? नहीं जाऊंगी। आप अकेली मैं रहेंगी? आज़ादी का मुझे एक लम्हा ठीक है, गुलामी के 100 लम्हों से, बस मेरा यही फैसला है। मेरा ID कार्ड ना बना, मैं यहाँ सड़क पे लेट के मर जाऊंगी। मैंने गुलामी की जिंदगी अब एक पल भी नहीं गुजारनी। आपकी कितनी उम्र है अभी? मेरे अभी 19 है, आगे भी स्टार्ट होने तो वाली है। बेटा अभी तो सारी जिंदगी आगे पड़ी जो है। इसमें हमारे ऊपर लेबर, ये सारा ये खुशी वाला काम नहीं है। हमारी सारी उम्र, हमारी आने वाली नस्लों पे 100 साल ये ना भूलने वाले लेबल हैं जो हम पे लग गए हैं। 19 साल की इस एज में एक औरत का इतना पुख्तगा हो जाना और इतना हो जाना, ये इल्जाम कम किसने नहीं। लगाए हैं? ये हमारे माँ बाप हैं जो मेन टारगेट हैं। क्यों लगाए? मुझे क्या पता उन्होंने क्यों लगाया, मेन टारगेट। हो सकता है उनको आपकी आजादी अच्छी ना लगती हो। आजादी हमने कौन सा क्या आजादी, उनको ये कहा था कि हमने गैर मर्दों के साथ, जस्ट उनको कहा था कि हमने पढ़ना और हमने स्कूल टीचिंग करनी। पढ़ने नहीं देते? नहीं, पढ़ने नहीं देते। मेन टारगेट ये, अबू इसीलिए ID कार्ड बनाने के अपना उसका नाम क्या है, जॉब करेगी, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगी। तुम नौकरी करना चाहती हो? मैं नौकरी करना चाहती हूँ, बल्कि अब मेरा पूरा साल स्कूल में टीचिंग किया और अब मैंने आगे दूसरी। तुमने स्कूल में क्या पढ़ाया? उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा रही थी। उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाया? 3-4 को मैं पढ़ाती थी। अगर तालीम का खर्चे का इंतजाम हम कर लें तो क्या तुम तालीम की तरफ जाओगी या नौकरी की तरफ? मैं तालीम की तरफ जाऊँगी। तालीम की तरफ जाओगी? अच्छी बात की है तुमने, अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे। तुम अपने माँ बाप से या इस मुल्क के माँ बाप से, हाकिमों से क्या कहना चाहोगी? बेटियां को बहुत की औरत को उसका हक दे, कभी इन रास्तों में मजबूर ना करे कि वो अपना सब कुछ लुटा दे। जो शरीयत कहती है औरत को वो दे दे। प्यार से बेटियों को समझाए, पाइप ये नहीं कि नमक खाने में ज्यादा तो पाइप उठा के औरत को मारे। हमने आज तक 27 साल तक किसी कजन ने मेरी शक्ल नहीं थी देखी। हमारे घर में पर्दे का माहौल था, दीनदार घराना था। अब्बू का मुझे नहीं पता दिल से मौलवी हैं या वैसे हैं, हमने दीन को दिल से अपनाया था। लेकिन आज अब्बू ने ये दुपट्टे उतारने पे भी मजबूर कर दिया। सके चचाओं ने हमारी शक्लें नहीं थी देखी, कजनों ने नहीं था देखा। आज पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गई हैं। अगर हम इस बात की गवाही दें बहसियत बाप, एक भाई बन के, कि हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगी, तो तुम यहाँ से प्रोटेस्ट छोड़ के घर चली जाओगी? अब गुजरावाला में नहीं, अपने यहाँ लाहौर में जहाँ रहती हो वहाँ चली जाओगी? अब नया रेंट पे घर देना, वो भी जब पैसा आएगा, लेकिन उस घर में बस है वो हम देंगे, तो चली जाओगी? सड़क पे बैठने की जरूरत नहीं है। वादा? एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकतें हैं और कितनी नहीं है, लेकिन जब 2 बेटियां, एक 30 साल की बेटी और एक 18 साल की बेटी सुबह से शाम तक सड़क पे बैठी हो, तो मेरा दिल ये ज़रूर कहता है कि एक बेटी शराब मांग रही है और एक बेटी तालीम मांग रही है। ये हक उनको मिलना चाहिए, वो गलत हों या सही हों। बल्कि एक जुमला कहूँ आपसे बड़ी माजरत और आजिज़ी के साथ, वो गुनाहगार भी हों तो ये उनके दोनों हक जो हैं ये उन तक पहुँचाए जाने चाहिए। उनकी नफ़रतें जो हैं वो आज उनको सड़क पर और बाज़ारों में ले आएँ। ये किसी की बेटी है और एक तो किसी की माँ भी है। ये 3 औरतें यहाँ सुबह से लाहौर की सड़कों पे बैठी। ये मेरे पीछे गवर्नर हाउस है जो वफाक का अलमदार है, और ये सड़क जहाँ से कि हज़ारों लोग जो है हर मिनट में गाड़ियों से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ इन बच्चियों का तमाशा देख रहे हैं। कोई रुक के इनके हाल का
अहवाल को जानना नहीं चाहता, कोई इनकी मदद करने को यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, लेकिन तमाशा देखने के लिए सारा लाहौर मौजूद है। अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सड़क पे बैठे हुए आज मुझे ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि मैं किस तरफ का साथ दूँ, हक का साथ दूँ, शर्म का साथ दूँ, हया का साथ दूँ, कानून का साथ दूँ, किस चीज़ का। मेरे ख्याल में हर हालत में जब औरतें जो हैं, बेटियां जो हैं, माएँ जो हैं, वो ज़मीनों पर आकर अपनी आबरू को लोगों के सामने पेश कर दें तो वो ना हक भी हो तो उनका हक हम पे ज़रूर बनता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। फरमाइए, ये सारा मुकदमा आपने सुना, मुझे शरई पहलू बताइए कि इनका क्या हक है और हमारा क्या फ़र्ज़ है और माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये कि इन बेटियों ने जो रास्ता अख्तियार किया, हकीकत हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमने दूसरी तरफ से बात नहीं सुनी है। लेकिन अगर ये हकीकत है तो ऐसे माँ बाप को डूब मरना चाहिए कि जो अपनी बेटियों को, उन्होंने जन्म तो दे लिया लेकिन उनके हुकूक देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। ज़बरदस्ती की आयशा की शादी की है जो किताब व सुन्नत में भी जायज़ नहीं थी, और आगे से जो बंदा उन्होंने ढूंढा उसने भी इसकी कदर ना की और इसको जो है वो तलाक दे दी। अब बेटी रो रही है कि मेरा हक महर मुझे दिया जाए, तो ये उसका शरई हक है। हुकूमत वक्त को और अदालत को चाहिए कि इसका हक महर जो है वो ये वापस लेके दे। हजूर, ये कवानीन जो है ना लामा साहब, ये सारी दुनिया को पता है। इन लोगों को जो इस सड़क पे हज़ारों की तादाद में सुबह से अब तक गुजर रहे हैं, सवाए इसके कि मीडिया ने आके इनकी दर्द रसई की और इनसे आके पूछा कि आप क्या चाह रही हैं इस दुनिया में, इसके अलावा यहाँ पे कोई शख्स नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये एक जिंदा कब्रिस्तान माशरा बन चुका है? ये पूरे पाकिस्तानी कौम की यही हालत है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़े बेहिस मुर्दा तो वो बैठे हैं जिनके पिछवाड़े में हम जो है वो इस वक्त बैठे हैं। गवर्नर हाउस के अंदर एक बंद बैठा बंदा, वो बाहर निकल के अपने कौम की बेटी या उसकी अपनी बेटी है, उससे सिर्फ ये नहीं पूछ सका कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ नहीं बैठो, अंदर आ जाओ, मैं अंदर बैठ के जो है वो आपके मामला हल कर सकता हूँ। ऐसे अख्तियारात को क्या करना है? पास ही सीएम हाउस है, वो भी वो लोग जो है ना वो यहाँ पर नहीं आ सके। 100% गलत भी बात कह रही हूँ, फिर भी इनका ये हक है कि इनको पर्दा दिया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर भी इनका हक है कि हुकूमत वक्त और अवाम पाकिस्तान की वो इनके सरों पे हाथ रखे, इनकी चादर का बंदोबस्त करे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम इस मामले में हुकूमत को बेदार करना चाहते हैं कि कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। तुम जो है वो अल्ले तल्लू पर करोड़ों रुपया लगा देते हो, सिर्फ इस गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पर तुम करोड़ों रुपया खर्च करते हो। इन बेटियों का जिसको उसके शौहर ने तलाक दे दी है, अगर तुम एक घर बना के दे दोगे और उसको बाइज्जत जो है वो रोजगार इस बच्ची के नाम पे दे दोगे। आज मुझे सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु याद आ रहे हैं कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसके दूध और उसकी खुराक का खर्चा जो है वो हुकूमत देगी। ये हुकूमत आज कहाँ चली गई है? अपने आप को कहती है कि हम मदीना की रियासत को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, और इस वक्त उनके जो है वो पड़ोस के अंदर जो है वो बच्चियाँ बैठी रो रही हैं, एक तालीम को बिलक रही है, और उसका एक जो है वो पाकिस्तानी कानूनी हक है कि उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो उसको बनवा के दिया जाए। नादरा इस सिलसिले में उसकी सपोर्ट करे, हुकूमत जो है वो उसको सपोर्ट करे। हम तो ये चाहेंगे कि इनको जो है वो कोई छत मुहैया की जाए और ये इज्जत के साथ वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, इस पे कानूनी पहलू मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है? ये बच्चियां रात को यहीं रहेंगी? हुकूमत क्या करे, माशरा क्या करे, हम क्या करें? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इन बच्चियों ने जो दो चीज़ें जिसकी ये डिमांड कर रही हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या मांग रही है? एक बच्ची अपना वो हक मांग रही है जो शरीयत ने उसे दिया कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं की जाएगी। ख़यारुल बलूग एक बिल्कुल टर्म है, एक बिल्कुल राइट है। अगर एक माइनर बच्ची का अगर निकाह उसका वली कर दे तो मेजर हो के वो उस निकाह से इनकार कर सकती है। और इस पे हदीसें मौजूद हैं, इस पे प्रोसीजर सारा का सारा इस्लाम ने, शरीयत ने इस चीज़ की हक दिया इस बच्ची को। अब दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि लाहौर शहर, अब दूसरी जो बच्ची है वो क्या मांग रही है? वो सिर्फ और सिर्फ ये मांग रही है आला तालीम का हसूल, जो भी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किस लिए? कि वो उससे
एक नेक रोजी, एक हलाल रोजी कमा सके और अपनी जिंदगी में कुछ बनना यार चाहती कमाल है, ये मुल्क मर गया है, ये कौन सा कब्रिस्तान है जिसको हम लाहौर कह रहे हैं, जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं। एक बच्ची तालीम हासिल करने के लिए सड़क पर रुलेगी और रात को वो यार। सिर्फ और सिर्फ अपना क्या चाहती है कि वो तालीम के जरिए अपना एक आला मुकाम चाहती है, माशरे में वो एक जो कहते हैं ना कि हलाल रोजी का हसूल चाहती है। और यहाँ पे इस लाहौर शहर, जिस सड़क जिसको कभी ठंडी सड़क कहा जाता था, वो सड़क इनके लिए आज सारा दिन गर्म रही है। और यहाँ सड़क से हजारों नहीं लाखों लोग गुजरे हैं, जिसमें पार्लियामेंट के लोग भी गुजरे, अरकान असेंबली भी गुजरे, जिसमें से हमारे जैसे कानूनदान भी गुजरे, जिसमें जजेस भी गुजरे। किसी ने रुक मैं के ये यहाँ पे कहता हूँ, इनको नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्यों बैठी हो। जब तक मीडिया नहीं आया, न्यूज जो है वो हमने ब्रेक नहीं बिलाल की, भाई, किसी के कान पे जू नहीं रूंगी। बिलाल भाई, मैं ये कहता हूँ कि मैं मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक आम आदमी की गंदी नजर तो इन बच्चियों पे पड़ सकती है और पड़ी होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, रुक के नहीं पूछा कि ये बिल्कुल बच्चियां इस तरह जिस तरह के हमारी माएँ बहनें घर में बैठी हैं। अगर मैं ये कहता हूँ बिलाल भाई, एक लम्हे के लिए अगर मेरी बेटी यहाँ के आके बैठे तो मेरे पे क्या बीतेगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये इनका यहाँ पे बैठना एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ना तो स्टेट किसी को इंसाफ दे रही है, जो आपने कहाँ पे देना था, आपने उसकी दहलीज पे उसको इंसाफ देना था, और वो आज आपकी दहलीज पे आके सड़क पे बैठने पे मजबूर होगी। और आज भी आप उसको इंसाफ की मांग क्या रही है, वो खुला लेना चाहती है, वो तलाक लेना चाहती है, वो अपना हक महर लेना चाहती है। मैं हुकूमत वक्त के साथ साथ हमारे नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए। मैं समझता हूँ कि उनको भी सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। और जैसे नादरा, सुबह से शाम हो गई है, गवर्नर को सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। गवर्नर हाउस के सामने बैठी हुई ये बच्चियां, गवर्नर हाउस के सामने बैठी हुई ये नन्ही बच्ची, मैं कहता हूं कि स्टेट आज खत्म हो गई है। और स्टेट के जो फंक्शनरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसाइशों में पड़े हुए हैं। और ये गवर्नर हाउस के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो बजट है, क्या इस छोटी सी बच्ची के लिए, इस नन्ही बच्ची के लिए एक पाव दूध भी उसमें से नहीं मिल सका जो जाके किसी मुलाजिम के हाथ भिजवाया जाता। आज वो दूध भी ये मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप कहाँ कहाँ पे पूरी करेंगे। हुकूमत का जो फेलियर है, खुदा की कसम इस बात को समझने से ना आज कासिर उषा साहब कि इसके सर पे हाथ रखने के लिए हुकूमत नहीं आई, अवाम नहीं आया, मुल्क नहीं आया, मुसलमान नहीं आए, मेंबर नहीं आया, मीडिया आया। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ये जिंदा कौमों की निशानी नहीं है, हम नहीं आना चाहते। लेकिन जिस बारिश में बच्ची बैठी थी, मैंने इसको घर पे देखा कि बारिश पड़ रही है और ये बच्चियां यहाँ बैठी। यार ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सरकार के हैं, वो वर्दियों में हैं या जिस हालत में भी है, वो इन बच्चियों को देख के तमस्कर उड़ा रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि ये तमाशा लगा हुआ है, ये उनकी जॉब है कि उन्होंने यहाँ खड़े होना है। लेकिन इन बच्चियों के जो मसाइल हैं उनको हल करना जो है, ये किसकी जिम्मेदारी है मुझे नहीं पता। इस मुल्क में किसकी जिम्मेदारी है, मुझे ये पता है कि गवर्नर जो है ये इस सूबे का बाप है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इस सूबे का बाप है। अगर बाप अपनी बेटियों को रात भर दिन भर सड़कों पे बैठने के लिए वो इसमें राजी है, तो भाई फिर अपने घरों के अंदर भी यही मसाल जो है वो कायम करो। फिर उनके बच्चे भी सड़कों पे आके अगर हकूक मांगेंगे तो ठीक है। हमारे हाकिम अपने जुकाम के इलाज के लिए बाहर जाएं और हमारी बेटियां जो हैं वो अपने हकूक के लिए, जो उनके शरई हकूक भी हैं, उनके तालीमी हकूक भी हैं, उनको मांगने के लिए वो दर बदर हों और सड़कों पे बैठे। यहाँ से प्रोटोकॉल गुजर रहे हैं, सारन पे सारन गुजर रहे हैं, लेकिन कोई बेशर्म शख्स जो है वो अपने प्रोटोकॉल से बाहर निकल के इन 2 बच्चियों के सरों पे हाथ, इन 3 बच्चियों के सर पे हाथ नहीं रख सकता। अगर ये माशरा है, ये मुल्क है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी तौबा है, मेरी माफ़ी है, तो मुझ पे फतवा लगेगा, मुझे कहेंगे कि मैं मुहब्बे वतन नहीं हूँ। हजूर ये बच्चियाँ जो हैं ये सड़कों पे बैठ के रात गुजारें और हाकिम अपने कमरों के अंदर सोते रहें। इस पे मैं तुफ कहूँ कि बेशर्मी कहूँ या बेगैरती कहूँ? मैं तो इसको सीधे लफ्जों में बेगैरती कहूँगा कि एक आदमी ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि कम से कम अपने डोर स्टेप पे आके पूछ लेते, बेटा तुम्हारा क्या मसला है। बेटा आप इस वक्त किससे कहना चाहते हो कि आपकी क्या मदद करे, किससे कहोगे? हुकूमत भी सुन रही है आपको, आपके वालिदैन भी आपको सुन रहे हैं, सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया देख रही है, किससे क्या मांगना चाहती है? सर एक देखा जाए ना तो मैं अपने रब से ही मदद मांगूंगी। मुझे रब ने हाथ पाँव दिए, मैं खुद ही कमा लूँगी। जस्ट मैं यहाँ बैठने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं अपना ID कार्ड बनाऊँ और मेरे पास मुझ में इतनी कुव्वत है कि मैं किसी की भीख लेने की मैं मोहताज नहीं, ना मुझे लेनी है किसी से भी। मैं खुद ही बन जाऊँगी, मैं खुद ही कमाने की हैसियत रखती हूँ, मैं खुद ही कमा के खुद ही पढ़ाई अपनी पढ़ लूँगी। बस मुझे यही कहना था। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा ईमानदाराना और इससे ज़्यादा बावकार जुमला आपने किसी पढ़ी लिखी औरत से भी सुना
मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना हक और एक आईडी कार्ड शनाख्त चाहिए कि मैं पाकिस्तान की 19 साल की लड़की हूँ, मुझे ज़िंदा रहने का हक है, मुझे पाकिस्तान में रहने का हक है। और मैं ये आईडी कार्ड लेके क्या करना चाहती हूँ, अपने हाथों से, अपने बाजुओं से, अपनी ताकत से काम करना चाहती हूँ और अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं भीख नहीं मांगना चाहती। मैं इस मुल्क पे दुआ दे करता हूँ, इस मुल्क के लिए जिसमें मसाजिद के अंदर भी लोग बैठे भीख मांग रहे हैं और मसाजिद के बाहर बैठे भी लोग भीख मांग रहे हैं और सड़कों पे उनकी बेटियां और बहनें बैठी जो हैं वो भी भीख मांग रही हैं। ये शहर या भिखारियों का है या मुर्दा लोगों का, मुझे नहीं पता कि इस मुल्क को इसके नसीब का कब मिलेगा। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिटिया ना के जो अब जो किए हो दाता ऐसा ना की जो अगले जन्म है बिटिया ना के जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो बेटियां जो हैं ये बैठी हैं, हम इनके लिए जो भी कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए ज़रूर करेंगे। कानूनी मदद हो या माली मदद हो, हम इनके लिए ज़रूर करेंगे। ये बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, मैं बेकारी नहीं हूँ, मुझे अपना हक चाहिए और वो हक जो है वो सिर्फ नादरा का एक आईडी कार्ड है। कितना ही अच्छा हो कि नादरा का एक अफसर जो है वो यहाँ पे मोटरसाइकिल पकड़े, गाड़ी पकड़े, अपने बीवी बच्चों को ले और आके कहे कि बेटा मैं इस वक्त दफ्तर खुलवाऊंगा, जो वो कर सकता है, और तुम्हारा आईडी कार्ड इसी वक्त तुम्हें आधे घंटे में दूंगा, ये वो कर सकता है। अगर ये मसाले कानून और इंसाफ हाकिम पैदा कर दें तो इस मुल्क में लोग अपने आप को यतीम क्यों समझेंगे। तुम्हारी बेटी को मैंने आज पहली दफ़ा अभी सारे दिन के बाद खड़े देखा है यहाँ पे। इसको सारा दिन कुछ नहीं खिलाया था। सुबह तकरीबन 11 बजे तक दूध पिलाया। उसके बाद जब मैंने सारा देखा ना, एटीट्यूड पुलिस का देखा है, पुलिस की जो आई हैं लेडी कांस्टेबल, वो कहते तुम्हारे माँ बाप ने तेन नथ नहीं पाई, तेन नथ मैं पा के वहावांगी, तेरा बंदोबस्त करके आई है। लेडी कांस्टेबल बोली है जब उस ऑफिसर से मिलवा के लाई हैं। अब एक ऑफिसर है, हम कह रहे हैं हमें गुजरांवाला में जान का खतरा है, मेरे 10 से चचा ताया कजन भी है, वो अब्बू के पुप्पी के बेटे भी साथ साथ है, जिनके आगे बेटे भी जवान है। किसी एक ने हमें देख लिया ना, जबरदस्ती गुजरांवाला की सरजमीन से उठा के ले जा चुके हैं 4 दफा। बाप का मुल्क है, उनको उठा के लेकिन हमें वो लेके जा चुके हैं 4 दफा। तो आप हमें किसी की सिक्योरिटी में भेजे तो हम ले आती हैं, कहते हैं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, तुम उठो और जाओ, जो करना है कर लो, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रही बात कि इस वक्त इन दो बेटियों का मामला इस हुकूमत के लिए और अहकाम कर पुलिस वालों के लिए ज़्यादा अहम है, या इस मुल्क में इस वक्त वो प्रोटोकॉल ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें एक 3rd क्लास अफसर बैठ के जल्दी अपने घर जाता होगा, ना उसने दफ्तर में कुछ किया और ना यहाँ कुछ करेगा, लेकिन उसका प्रोटोकॉल क्योंकि माल रोड पे लगा है, उसके लिए सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में आ जाएगी। लेकिन 2 औरतें सड़क पे बैठी अपना हक मांग रही हो, उसके लिए कोई हरकत में नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हारा गुस्सा जो है वो तुम्हारे ख्याल में अपने वाकई हकूक के लिए है या तुम्हारी कोई और लड़ाई या दुश्मनी है? सर सिर्फ हकूक है। अब जब अभी भी मेरे वालिदैन दोनों कहेंगे इसको तलाक हो गई है, इसके शोहर ने तलाक दे दी है, इसके अलावा 20 अफराद होंगे जो कहेंगे इसको तलाक हो गई है। जब तलाक दी भी इसके बाप ने है, जो अब मेरा शोहर नहीं है, वो मुझे हक महर क्यों नहीं देता? हक महर मेरा हक कितना हक महर है तुम्हारा? 3 तोले सोना है। 3 तोले सोना? वो नहीं देता तुम? नहीं। मेरा जहेज जो अब्बू ने दिया है शरई तौर पे, जब एक बालिग फर्द को उसकी चीज दे दो, उसकी मलकियत। तुम्हारे में इतनी अकल और समझ कहाँ से आई है? सर पढ़ा हुआ है। कितना पढ़ा हुआ है? FA किया हुआ है। FA किया हुआ है। FA की हुई लड़कियों को इतनी अकल नहीं होती है। तुम समझदार माँ हो, अपने बेटी का ख्याल कर। अब्बू ने किताबें रखी हुई थी घर में, इसको ना मार। तू अपने साथ, जितनी तुम दोनों बहनें ताकतवर हो ना, तुम भी जमाने के साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा से देंगे, हम तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे, तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे, जो कर सकेंगे करेंगे। लेकिन अब ना जुल्म करो, सड़क पे बैठने से यकीन करो कुछ नहीं मिलने लगा। सर गुजरांवाला की सरजमीन में 9 घंटे मैंने इसको ऐसे रुलाया है, हार के कुछ नहीं हुआ को लेके कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कहा मैं हमारे हाथ खड़े हैं, जो करना कर लो, हमने कुछ नहीं करना। उधर से मुझे धमकियां मिलियां, कत्ल हो जाएगी, डंडे सामने तैयार थे। पीछे सोर्स है खानदान। क्या सोर्स है? जिनकी बेटियां सड़कों पे बैठी हो, ये लाहौर है, गुजरांवाला में उनकी चल जाती है। गुजरांवाला की सड़क पे ऐसे बैठे। तुम्हारा शौहर आया यहाँ पे? कोई घर में से कोई आया? अब्बू आए हैं 3-4 दफा, चाचू वगैरह भी आए हैं, कजन भी आए हैं। कजन कहता है प्यार से मान जाओ आयशा, नहीं तो हमने जबरदस्ती कर लेनी है।
मैंने कहा ठीक है, गुजर लाहौर से काट लो। अगर तुम्हें तुम्हारा हक 3 तोले सोना और तुम्हारा महर मिल जाता है, इसके बाद तुम्हारी क्या होगी डिमांड? इसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो जब मेरा पैसा मेरे पास होगा मैं किराए पे मकान लूँगी। जब तक मेरी बेटी चलती नहीं उस वक्त तक मैं मजबूर हूँ, बैठ के सूखी रोटी घर में खा लूँगी, साथ BA के पेपर दे दूँगी। उसके बाद मैं उठूँगी, अपनी बेटी को ये साथ चलती होगी, मैं जॉब करूँगी, साथ साथ पढ़ाई जारी रखूँगी, अपना बर्डन उठाऊँगी। तुम्हारे घर का किराया 5-6 हज़ार रुपया है और 4-5 हज़ार रुपया तुम्हें महीने का चाहिए, 3 हज़ार रुपया इसके दूध का चाहिए, ऐसा ही है ना? 10 हज़ार रुपया महीना तुम्हें मिल जाए तुम्हारे लिए काफ़ी है जी। अगर हम तुम्हारे लिए अगले 5-6 महीने का तुम्हें खर्चा दे दें तो आज घर चली जाओगी वापस? पक्की बात है? वापस नहीं जाऊंगी अब उस घर में। यहीं पे जहाँ पे हो यहीं पे चली जाओगी? हम ये कर दें? पक्की बात है? तुम्हारा वादा है? तो फिर तुम उठ जाओ, क्योंकि हम ये तुम्हें कर देंगे। हम तुम्हें वकील की मदद भी लेकर देंगे और अगले 6 महीने का तुम्हारा जो खर्चा है वो भी हम दे देंगे। यकीन नहीं, आप जब पहले करेंगे फिर। अभी कर दें? अभी कर दें? जी अभी फिर चली जाओगी? हाँ जी। पक्की बात है? तुम्हारा वादा है मेरे साथ? हाँ जी वादा। 50 हज़ार रुपये का मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ये 50 हज़ार रुपया मेरी बेटी हम आज ही आपको देंगे, ठीक है? अब आप ये सड़क छोड़ दोगे, फिर घर चले जाओगे, बहन को भी ले जाओगे? पक्की बात है? ID कार्ड की आप उसके ID वो कार्ड मसला जो है वो शाह साहब हमारे साथ है, वो आपके मसले को फॉलो भी करेंगे और आपका पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हाँ ये है कि जो पिछला केस है उसका क्लियर बता दें कि आप कितनी देर तक उस मैटर को बेटा वो सारी जिंदगी भी तुम्हारे लिए लड़ेगा इंशाल्लाह। शाह साहब बिलाल भाई, मैं बिल्कुल इसको, ये मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं बिल्कुल इसको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि जो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी, जो इसका हक है वो इसको इंशाल्लाह ताला लेके देंगे। और जो इसका नादरा का इशू है वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिस पे इनको इस तरह एहतजाज इन्होंने हाईलाइट करना था। अच्छा हो गया, वो इंशाल्लाह ताला इसको नादरा का ID कार्ड भी बनवा के देंगे, क्योंकि वो इसका राइट है। एक मेजर एडल्ट लड़की अगर अपना ID कार्ड बनवाना चाहे तो उसको उसका फादर या मदर नहीं रोक सकते। तो हम इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। इसकी मदद ना भी करे, मैं कह रहा हूँ जी कि वो नहीं करेगा, हम रेट कर देंगे। मैं इसको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि मैं इसको इसका ID कार्ड बनवा के दूंगा। कोई ऐसा ये बड़ा मसला नहीं है, ये मेरे जिम्मे आ गया, मैं इतने मीडिया के सामने ये वादा कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो भी इनका मसला है हम लोग इंशाल्लाह ताला मिल के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब जो है वो इसका जो नादरा का कार्ड है उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। शाह साहब आपका ये वादा है हमारे साथ, और कुतुब ऑनलाइन जो है वो इसके अगले 6 माह का खर्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार है। इस बच्ची ने सिर्फ, क्योंकि इसका एतमाद किसी के ऊपर नहीं है, वो कह रही है कि मुझे पहले लाकर दिया जाए और उसके बाद जो है वो मैं करूँगी। ये रकम हम कुतुब ऑनलाइन की तरफ से इस बच्ची के लिए आज ही इंतज़ाम करके लेकर आएंगे और इसको देंगे। और इंशाल्लाह ताला ये बेटी जो है ये आज रात जो है ये अपने घर में गुजारेगी, इस सड़क पे नहीं गुजारेगी। आपको यकीन है, इत्मीनान है हम पे, हम ये कर दें? तुम अभी यहाँ से उठ जाओगी? पक्की बात है? एक बाप समझ के कर मान लोगी मेरी बात? उठो, मेरा पकड़ लो, ये पकड़ो, अपनी बहन को भी उठाओ। ये दोनों बच्चियां जो हैं ये हमारी बच्ची हैं, ये इस मुल्क की बच्ची हैं, ये इस कौम की बच्ची हैं। ऐसी विदाई बोलो देखी कहीं है, मैया ना बाबुल भैया कौनो नहीं है। ख़वातीन हज़रात, लाहौर का किला गुज्जर सिंह जो है इसकी एक इमारत में गलियों में से गुजरते हुए 4थी मंजिल पे चढ़ के आए हैं, जो कि इन दो हमारी बेटियों का इस वक्त का एक आर्जी घर है। हमने इनसे वादा किया था कि हम समा की तरफ से, कुतुब ऑनलाइन की तरफ से इनको 50,000 रुपया देंगे। ये बेटा 50,000 रुपया जो है ये हमने अपना वादा जो है ये पूरा किया। ख़वातीन हज़रात, ये दोनों बच्चियाँ जो हैं इन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी हमें कि हमारे कहने पे मान गईं और ये यहाँ पर आ गईं। ये तीनों बेटियाँ इस कौम की बेटियाँ हैं, ये हमारी बेटियाँ हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो सड़कों पे निकलें, सारा दिन वहाँ पे बेपर्दा बैठें और अपने हकूक़, चाहे वो आपकी नज़र में जायज़ हों या नाजायज़ हों, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनके हकूक़ हैं। अगर कोई औरत चाहती है किसी के साथ रहना तो ये उसका हक़ है, अगर नहीं चाहती तो ये भी उसका हक़ है। अगर कोई बेटी इस मुल्क में तालीम हासिल करना चाह रही है तो इसका हक़ है, उसको क्यों नहीं दिया जाता। हमें आज बड़ी खुशी हुई कि हमें सादत नसीब हुई इन बेटियों की वजह से, और इन बेटियों का भी शुक्रिया कि इन्होंने हमारी इज़्ज़त रखी। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी एक और चीज़ की होती, अगर हमारे सवा इस मुल्क के हाकिम, इस मुल्क के उमरा
और इस मुल्क के उलमा अपना फ़र्ज़ पूरा करते तो शायद इन बेटियों को बेपर्दा हो के सारा दिन सड़कों पे ना बैठना पड़ता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों की चादरों को सईदा ज़ैनब के सदक़े में हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे और बेटियाँ दे तो नसीब वाली दे। आमीन सुम्मा आमीन।